हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन जो है अच्छी चल रही होगी। तो उसी को और इफेक्टिव बनाने के लिए आज के सेशन को रखेंगे। आज के सेशन में जो है वोल्केनो चैप्टर, ज्योग्राफी के वोल्केनो चैप्टर यानी कि ज्वालामुखी चैप्टर से ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लाए गए हैं जो कि कई बार और कई एग्ज़ाम में आ चुके हैं। इसलिए इस बार के बिहार पुलिस में यह क्वेश्चन आने की संभावना रखती है, जो कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसे आप अगर कर लेते हैं तो चांस है कि आपका जो ज्वालामुखी चैप्टर से क्वेश्चन आएगा उसे आप कर ले जाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में। तो चलिए, इसी के लिए आज के सेशन को बनाया गया है। और ये जो है 2-3 सेट में टोटल क्वेश्चन, 2-3 वीडियो में ऑलमोस्ट 80 क्वेश्चन है जो कि आपको कराया जाएगा। और इसी क्वेश्चन का अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जहाँ पे इसी टॉपिक से आपको टेस्ट भी मिलेगा, टेस्ट नोट्स एंड टेस्ट डेली मिलेगा, नोट्स मिलेगा, पीडीएफ वगैरह बिल्कुल फ्री मिलेगा। अगर चाहें तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, बिना देरी किए हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है। चलिए, निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। क्या क्वेश्चन है, एक बार फिर से पढ़ लीजिए। निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है भूकंप, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है ओजोन गैस, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है ज्वालामुखी, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है नदियाँ। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ज्वालामुखी। ये जो क्वेश्चन है हो सके तो आप नोट करते जाएं, ताकि इसे आप 2 बार 4 बार देखें तो आपको याद हो जाए, और इससे क्वेश्चन फंसने की संभावना काफ़ी प्रबल रहती है। तो चलिए हम अब देख लेते हैं क्यों है ज्वालामुखी जो है सुरक्षा वाल्व प्रकृति का क्यों है। देखिए, ऐसा है, पृथ्वी में जो अवशिष्ट ऊष्मा है, अर्थ में जो अवशिष्ट ऊष्मा है वो समय समय पर ज्वालामुखी के माध्यम से निकलती रहती है। इससे पृथ्वी सुरक्षित रहती है, इसीलिए ये प्रकृति का सुरक्षा कपट कहा जाता है, कपट भी कह सकते हैं, इसे कहा जाता है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, थोड़ा सा इसे सेट कर लेते हैं। चलिए, ज्वालामुखी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 4 कथन दिए हुए हैं, 3 कथन दिए हुए हैं, और पूछ रहा है इनमें से ज्वालामुखी के बारे में कौन सा कथन सही है। तो चलिए पहले कथन को हम देखते हैं। पहला कथन कह रहा है यह पृथ्वी की क्रस्ट की एक नली होती है जिसके माध्यम से भूगर्भ की पिघली चट्टानें, जिसे मैग्मा कहते हैं, तथा अन्य पदार्थ बाहर आती है। तो ये बिल्कुल सही है। पृथ्वी जो है, पृथ्वी में जो ज्वालामुखी कैसे निकलती है, मान लो ये अर्थ है, इससे जो एक नली होती है, नलिका बनी होती है, केंद्रीय नलिका, इसके द्वारा पिघली हुई चट्टानें पृथ्वी की सतह के ऊपर निकलती है। तो ये कथन सही है। चलिए अगला कथन देख लेते हैं क्या है। अक्सर इनकी नली के चारों ओर गोलाकीपाकार पहाड़ी अथवा पर्वतीय भाग का विस्तार होता है। कह रहा है इसके नलिका में जो है, नलिका के ऊपर पहाड़ी या गोलाकीपाकार का जो आकृति या पर्वतीय भाग का विस्तार होता है। तो यह भी बिल्कुल सही है। यह जो ज्वालामुखी है, देख लो ज्वालामुखी, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं इसके लिए। चलिए, मान लो ये ज्वालामुखी है, यहाँ से मैग्मा निकल रही है, तो इसमें गोलाकीपाकार संरचना बनती है और वो पहाड़ी बनते जाती है। मैग्मा ठंडी होती है, इससे कठोर चट्टान का निर्माण होता है। तो यह भी कथन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, इसमें एक और कथन है, वो भी देख लेते हैं। हाँ, चलिए, कथन कह रहा है ज्वालामुखी जागृत, प्रसुप्त या शांत तथा, यहाँ होगा, ये टाइपिंग में एरर है, मृत 3 प्रमुख प्रकार के वर्गीकृत किए जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं ज्वालामुखी को 3 भागों में, जागृत के आधार पर ज्वालामुखी को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में ज्वालामुखी को जो है उद्गार के अवधि के आधार पे 3 भागों में बांटा गया। एक जागृत, एक प्रसुप्त
और एक शांत। देखिए जागृत ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी हैं, देखिए लिखने में थोड़ी सी कठिनाई आ रही है क्योंकि जो है मेरे पास रिसोर्सेज की कमी है, इस वजह से मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ वो हो सके तो आप लोग नोट करते जाइए। अगर आप नोट करते हैं तो इसका जो लाभ है आप अधिक उठा पाएंगे, क्योंकि कई बार यह होता है कि डिस्कशन से जो क्वेश्चन फंस जाते हैं। तो चलिए इसे हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं, आप लोग देखिए जितना हो सके। चलिए, ज्वालामुखी के उद्गार के आधार पर 3 प्रकार में बांटा गया है। एक जागृत, एक प्रसुप्त, एक मृत। जागृत वे ज्वालामुखी होते हैं जिनमें वर्तमान में ज्वालामुखी के लक्षण पाए जाते हैं। प्रसुप्त वे होते हैं जिनमें भविष्य, जिनमें भूतकाल में यानी पहले जो है, पहले ज्वालामुखी के उद्गार का लक्षण पाया जाता था किंतु अभी नहीं है, वर्तमान में नहीं है, लेकिन भविष्य में ज्वालामुखी उद्गार की संभावना है, उसे प्रसुप्त कहते हैं यानी शांत है। एक मृत होता है जिनमें वर्तमान में कोई लक्षण नहीं है और आगे भविष्य में भी कोई इसकी संभावना नहीं है, उसे मृत ज्वालामुखी कहते हैं। चलिए उदाहरण देख लेते हैं, 1-2 जागृत ज्वालामुखी का इसका उदाहरण देख लेते हैं ताकि आगे कभी इसका क्वेश्चन आए तो आप उसे कर पाए। देखिए जागृत ज्वालामुखी में एक कोटोपैक्सी है, अभी मैं जागृत ज्वालामुखी की बात कर रहा हूँ, जागृत की। तो इसमें कोटोपैक्सी है, कोटोपैक्सी जागृत ज्वालामुखी है, ये इक्वेडोर का है, इक्वेडोर का कोटोपैक्सी ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी, जागृत को ही सक्रिय कहते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं जागृत ज्वालामुखी में ही किलायु। किलायु ज्वालामुखी कैसा ज्वालामुखी है? जागृत ज्वालामुखी, और यह कहाँ पाया जाता है? यह है कहाँ है? हवाई द्वीप में, हवाई द्वीप में है। और यह जो है विश्व का, किलायु जो है, किलायु विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। यह क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुके हैं। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? किलायु। और कहाँ पे ये स्थित है? तो हवाईयन द्वीप में। तो चलिए हम, ये जो है तीनों कथन सही है, A, B, C। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में सभी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जितना भी डिस्कशन करा रहे हैं उसे हो सके तो आप एक शॉर्ट नोट में लिखते जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी के उन 3 वर्गों में शामिल नहीं है जो उनके उद्भव का मतलब उद्गार की आवृत्ति के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं? तो देखिए जागृत ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी। देखिए मृत है, यह मृत। देखिए अभी बताए हैं उद्गार के अवधि के आधार पर 3 प्रकार की ज्वालामुखी, एक जागृत, प्रसुप्त, मृत। तो इसमें ये तीनों हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो यौगिक ज्वालामुखी है। क्या पूछ रहा है? वर्गों में शामिल नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 3 का जो आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। तो चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती है? किस ज्वालामुखी में अक्सर? देखिए अभी थोड़ा सा बताया, उससे कितना क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। अक्सर ज्वालामुखी किस में होगा? जो जागृत है, वर्तमान समय में हो रहा है, तो सक्रिय ज्वालामुखी जागृत ज्वालामुखी में होगा। प्रसुप्त में तो भविष्य में आने की संभावना है, अभी फिलहाल नहीं है। मृत में तो कोई संभावना ही नहीं है। शांत ज्वालामुखी में अभी नहीं है, अक्सर ज्वाला नहीं देखे जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा जागृत ज्वालामुखी। चलिए अगला देखते हैं, किस ज्वालामुखी में ऐतिहासिक काल में उद्गार नहीं हुए हैं? ऐतिहासिक काल में उद्गार नहीं हुए। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, पहले ऑप्शन देख लीजिए, जागृत ज्वालामुखी, ए कह रहा है, बी कह रहा है प्रसुप्त ज्वालामुखी, सी कह रहा है शांत ज्वालामुखी, एंड डी कह रहा है मृत ज्वालामुखी। देखिए ऐतिहासिक काल से उद्गार नहीं हुए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा मृत ज्वालामुखी। आंसर क्या हो जाएगा? मृत ज्वालामुखी। चलिए अगला देखते हैं, 6ठा नंबर क्वेश्चन, लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है? देखिए अभी बताए ना, ये जो है यह सुषुप्त ज्वालामुखी या शांत ज्वालामुखी जो है लंबे समय के बाद उद्गार होगा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? बी हो जाएगा, 6 नंबर का बी। सुषुप्त सक्रिय ज्वालामुखी वर्तमान समय में
मृत ज्वालामुखी जो है उसमें नहीं होगा उद्गार, ना अभी और ना ही आगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की पपड़ी की ठोस चट्टानों के नीचे जो पिघला हुआ पदार्थ होता है जो कभी कभी ज्वालामुखी के उद्गार के साथ धरती के ऊपरी तल पर आ जाता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है मैग्मा, मैक्यूस कह रहा है मार्स, मेसेटा। इसका जो आंसर हो जाएगा मैग्मा हो जाएगा। मैग्मा ही पृथ्वी के नीचे है तो मैग्मा है, और ऊपर आ जाए तो लावा मैग्मा एक ही है। देखिए जब पृथ्वी के धरातल के नीचे हो तो उसे मैग्मा कहते हैं, जब पृथ्वी के ऊपर आ जाए तो उसे ही लावा कहते हैं। ये आप ध्यान रखिए, क्वेश्चन आ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा है, मिनट थोड़ा सा, हाँ चलिए, पहले अश्रु की उत्पत्ति कब होती है? पहले अश्रु की उत्पत्ति ऑप्शन नंबर ए भूकंप के समय, प्लेट विवर्तनी के समय, ज्वालामुखी उद्गार के समय, एंड डी कह रहा है पर्वत निर्माण के समय। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, ज्वालामुखी उद्गार के समय पहले अश्रु का निर्माण होता है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलिए ये जो क्वेश्चन है VVI क्वेश्चन है, इसे आप हो सके तो नोट डाउन। चलिए VVI क्वेश्चन है, इसे आप नोट भी कर सकते हैं। सॉरी, ज्वालामुखी में जल वाष्प के अलावा मुख्य गैस होती है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है नाइट्रोजन ऑक्सीजन, बी कह रहा है हाइड्रोजन ऑक्सीजन, सी कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन नाइट्रोजन, एंड डी कह रहा है सल्फर डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। इसमें क्या क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। देखिए एक और बात ध्यान कर लीजिए, जल वाष्प जो है, जल वाष्प 60 से 90% तक गैस के रूप में ज्वालामुखी के उद्गार के समय निकलता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं। सर्वाधिक गैस निकलने वाला कौन सा है? तो वो जल वाष्प। देखिए पूछा जाएगा कि ज्वालामुखी उद्गार के समय सर्वाधिक कौन सी गैस निकलती है? तो जल वाष्प। यह 60 से 90% तक हो सकता है, इसे आप ध्यान रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप प्राप्त लावा तथा धरातलीय चट्टान के टुकड़े को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? तो ए कह रहा है पायरोक्लास्ट, बी कह रहा है ब्रेसिया, सी कह रहा है लेपिली, एंड डी कह रहा है अस्कोरिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा पायरोक्लास्ट। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है। देखिए क्वेश्चन बताने से पहले यह बता दें कि अगर इसी का आप अगर टेस्ट देना चाहते हैं, देखिए इसमें जितना क्वेश्चन है वो भी रहेगा, और जो मैं डिक्टेट करवाता हूँ, जो मैं बोलता हूँ, उससे भी कई बार क्वेश्चन फंसते हैं। तो वो भी क्वेश्चन का अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं, फ्री में आपको डेली टेस्ट PDF नोट्स मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पे। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपके प्रिपरेशन में एक अच्छी इफेक्टिवनेस आए। तो चलिए आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के नीचे है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए हम क्वेश्चन अगला अपना काम करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रेटर तथा काल्डेरा स्थलाकृति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो चलिए ये जो क्रेटर और काल्डेरा है आया है, उसके बाद स्थलाकृति है, इसके बारे में कुछ बता देते हैं, ताकि आगे कोई क्वेश्चन आए तो आप इससे बना पाए, उसे आप सॉल्व करने की स्थिति में हो, ताकि कुछ बता देते हैं। तो चलिए स्थलाकृति की बात करें तो ज्वालामुखी से जो है ना, ज्वालामुखी से 2 प्रकार की स्थलाकृति निर्मित होती है। मान लीजिए ये ज्वालामुखी है, लिखा है, इसे 2 प्रकार की स्थलाकृति प्राप्त होती है। एक जो है वह होती है अंतर्वेधी, एक होती है बहिर्वेधी। एक बहिर्वेधी होती है। अंतर्वेधी का मतलब समझ लीजिए, ये जो है, ये मान लीजिए पृथ्वी है और मैग्मा जा रही है, मैग्मा जाके यहीं पृथ्वी के अंदर ही ठंडा होके कोई आकृति बना ले,
कोई आकृति बना ले तो यह अंतर्वेदी आकृति हो गई, स्थलाकृति, अंतर्वेदी स्थलाकृति हो गई। यही अंतर्वेदी स्थलाकृति में कुछ नाम बता देते हैं, इसे आप ध्यान रखिए। तो देखिए चलिए, अंतर्वेदी स्थलाकृति में एक होता अष्टक होता है, अष्टक, लेपोलिथ, शील्ड, डाइक। इस पर हो सकता है मैं एक वीडियो बना दूं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। अंतर्वेदी वे स्थलाकृति होते हैं जो पृथ्वी के नीचे मैग्मा के ठंडा होने से निर्मित होती है। जो ज्वालामुखी उद्गार नहीं हो सका, पृथ्वी के नीचे ही रह गया, ठंडे होकर मैग्मा की आकृति से निर्मित स्थलाकृति को जो है अंतर्वेदी स्थलाकृति करते हैं। उसमें क्या क्या होता है, देखिए डाइक होता है, शील्ड होता है, और उसके बाद देखिए अष्टक होता है, और भी है बैथोलिथ होता है, उसे हम अंतर्वेदी कहते हैं। देखिए जब अजीब सा नाम आए ना तो आप समझ लीजिए ये अंतर्वेदी वाला कम है, उसे मार दीजिए। एक होता है बहिर्वेदी। बहिर्वेदी में देखिए जब मैग्मा ऊपर आके ठंडा होके कोई स्थलाकृति बनाए तो उसे हम बहिर्वेदी कहते हैं। जब मैग्मा ऊपर आके ठंडा होकर स्थलाकृति बनाए तो उसे हम बहिर्वेदी कहते हैं। तो देखिए ये जो है ना, ये काल्डेरा है। क्वेश्चन था क्रेटर एंड काल्डेरा। ये जो काल्डेरा का आकृति जो है बनाए हैं, यही जब विस्तृत रूप हो जाएगा तो इसे ही काल्डेरा, ये क्रेटर है, इसे ही काल्डेरा कहते हैं। तो ये जो है बहिर्वेदी स्थलाकृति है। तो ये जो क्वेश्चन जो पूछ रहा है, क्रेटर तथा काल्डेरा स्थलाकृति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो ये हम क्या बता रहे थे, किसके बारे में, तो हम जो बता रहे थे ज्वालामुखी के बारे में बता रहे थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ज्वालामुखी क्रिया। 11 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए, अगर देखिए हम समझा रहे हैं, अगर आपको कोई चीज़ भी समझ नहीं आ रही है तो आप कमेंट में हमें बताएं, हम आप फिर से उसे समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है। उसमें ज्वालामुखी से संबंधित नहीं है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए कह रहा है क्रेटर, बी कह रहा है काल्डेरा, सी कह रहा है गेसर एंड डी कह रहा है फ्योर्ड्स। देखिए अभी बताए हैं क्रेटर काल्डेरा तो बता चुके हैं, ये जो ज्वालामुखी क्रिया से, गेसर भी है ज्वालामुखी क्रिया से। ज्वालामुखी के प्रारंभिक जो है ना, प्रारंभिक रूप में गेसर होता है। ज्वालामुखी जब उद्गार होने वाली रहती है उससे कुछ समय पहले गर्म जल उससे निकलता है, गर्म जल स्रोत होता है जिसे गेसर कहते हैं। यानी ज्वालामुखी का प्रारंभिक स्रोत है ये गेसर। तो गेसर भी ज्वालामुखी क्रिया से ही संबंधित हुई ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसमें पूछ रहा है कौन सी क्रिया ज्वालामुखी स्थलाकृति से नहीं है, स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्योर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस स्थलाकृति का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से नहीं होती है। कुछ स्थलाकृति दिए हैं, बता रहे हैं कि कौन सा है ज्वालामुखी क्रिया से नहीं होगा। तो देखिए लावा, या मतलब कॉमन सेंस ही बना सकते, लावा पठार, लावा मैदान, सिल एंड डाइक जो बता रहे थे ना, यह अंतर्वेदी स्थलाकृति है, यह भी ज्वालामुखी क्रिया से है। विसर्पा जो है ना, यह नदी से बनता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा विसर्पा। नहीं पूछ रहा है ना कौन स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से नहीं बनती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विसर्प। चलिए वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो रही है तो मैं शॉर्ट करने का कोशिश करता हूँ, शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए अगला क्वेश्चन, डाइक क्या है, पूछ रहा है डाइक क्या है। ज्वालामुखी निर्मित द्वारा बहिर्वेदी स्थलाकृति, ज्वालामुखी निर्मित द्वारा अंतर्वेदी स्थलाकृति, तटीय स्थलाकृति, हिमनद निर्मित स्थलाकृति। देखिए ये दोनों तो आप छोड़ ही दीजिए, ये डाइक ये समझ लीजिए, ये तो पता होगा आपको ज्वालामुखी क्रिया से है। बस कन्फ्यूजन ये हो रहा है कि बहिर्वेदी है अंतर्वेदी। हम बोले थे जब कोई वर्ड जो है ना नहीं समझ में कुछ है तो उटपटांग को देखिए, डाइक कुछ समझ नहीं आ रहा होगा तो देखिए ये तो अंतर्वेदी में होगा, यानी पृथ्वी के अंदर ही मैग्मा के जमने से निर्मित हुआ होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, अंतर्वेदी आंतरिक स्थलाकृति है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काल्डेरा संबंधित है। देखिए काल्डेरा अभी क्वेश्चन ऊपर आया तो यह किससे संबंधित है, ज्वालामुखी से। यह बहिर्वेदी स्थलाकृति होगा। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आप सॉल्व कर सकें।
16वां क्वेश्चन है, वह कौन सा द्वीप है, वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है। वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं। बहुत ही VVI क्वेश्चन है, इसे आप मत छोड़ो। चलिए इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। लेकिन ये तीनों में देख लेते हैं इसका इम्पोर्टेंट ज्वालामुखी पर्वत, ताकि क्वेश्चन में आए तो आप इसे सॉल्व कर सके। देखिए अगर हम अंटार्कटिक की बात करें ना, अंटार्कटिका की बात करें तो इसमें एक जो माउंट एरबोस, इसमें जो है इसमें एक एरबूस है, माउंट एरबूस ज्वालामुखी है जो सक्रिय ज्वालामुखी है। अगर अफ्रीका की बात करें ना, अफ्रीका में एक न्यारागोंगो ज्वालामुखी है। और यूरोप की बात करें तो माउंट एटना जो कि यूरोप का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट एटना यूरोप का बहुत इंपॉर्टेंट है, माउंट एटना, इसे आप याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सत्रह क्वेश्चन है, अग्निवलय, सर्कल ऑफ फायर, इसी को रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं, किसे कहा जाता है। इसका देखिए ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है अटलांटिक परिमेखला, हिंद परिमेखला, प्रशांत परिमेखला, अंटार्कटिक परिमेखला। इसका जो आंसर हो जाएगा वो प्रशांत परिमेखला हो जाएगा, प्रशांत परिमेखला। इसके बारे में आप ये देख लीजिए, ये इस तरह से बना हुआ, अगर आप इस तरह से बना हुआ है, इधर अमेरिका, इधर अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, इधर एशिया हो जाता है, एशिया, यूरोप, इस तरह से ये बना हुआ है प्रशांत परिमेखला। तो यह जो है घोड़े के नाल के आकार में है और विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी यहीं पाया जाता है। 2/3 विश्व का 2/3 ज्वालामुखी प्रशांत मेखला में पाया जाता है, इसे आप ध्यान रखें। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, प्रशांत परिमेखला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लैकोलिथ संबंधित है, तो लैकोलिथ बताए थे यह अंतर्वेदिक, तो यह ज्वालामुखी का अंतर्वेदिक भूस्थलाकृति है, किससे संबंधित है, ज्वालामुखी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, देखिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। BC क्वेश्चन लिए हैं, सेट बाय सेट बना के लाएंगे। देखिए BC क्वेश्चन में लगभग 20 मिनट से ऊपर हो गया है, सेट बाय सेट लाएंगे ताकि देखने में भी प्रॉब्लम ना हो और डिस्कशन भी अच्छे से कर सके, डिस्क्राइब भी। क्या है, विश्व का सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए क्या, आंध्र महासागर के पास, प्रशांत महासागर के पास, हिंद महासागर के पास, और उसके बाद है आर्कटिक महासागर के पास। देखिए अभी बताए ना कि 2/3 विश्व का 2/3 ज्वालामुखी है जो वह प्रशांत महासागर, प्रशांत परिमेखला में है, तो इससे आप समझ सकते हैं प्रशांत महासागर के आसपास होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आप यही क्वेश्चन का जो है टेस्ट देना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। वहाँ पे देखिए आपको डेली टेस्ट मिलेगा, बिहार पुलिस का जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सभी का PYQ कराया जाएगा, फ्री नोट्स मिलेगा, और जितने भी सुविधा हो सकते हैं हम देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।